गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड में तो ब्लड का इंट्रोडक्शन पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लड क्या है। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल से निर्जीव तक है। भाई ब्लड क्या है? टिश्यू है, लेकिन कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू वैसे देखा जाए तो बहुत सॉलिड होते हैं, जैसे हमारी बोन्स हो गई, मसल्स हो गई। तो लेकिन ब्लड जो होता है ये हाईली स्पेशलाइज्ड, ये क्या कहते हैं, ब्लड टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये बह सकता है क्योंकि इसमें फाइबर्स नहीं होते, जबकि कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स होते हैं। और क्यों इसको ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म से बनते हैं। मेसोडर्म क्या है? एक एम्ब्रियो की जर्मिनेटिव लेयर है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, 3 जर्मिनेटिव लेयर्स होती हैं। तो मेसोडर्म से ही बनता है। ये आप पार्ट 1 को देखिए, वहां आपको क्लियर हो जाएगा। और कनेक्टिव टिश्यू का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें मैट्रिक्स मिलता है, मतलब ग्राउंड फ्लूइड पाया जाता है, यानी सेल्स के बाहर। तो ब्लड में भी मैट्रिक्स मिल रहा है सेल के बाहर, और उसका नाम है प्लाज्मा। अभी वो प्लाज्मा क्लियर करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ब्लड भी कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जबकि कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही कनेक्ट। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनका काम ही होता है कनेक्ट करना। जैसे हमारी हड्डियां, बोन्स पूरे बॉडी को एक जोड़े हुए हैं, कनेक्ट किए हुए हैं, उसी तरह से ब्लड भी ऑर्गन को ऑर्गन से कनेक्ट करता है। तो आप पहले पार्ट 1 में आप देखिए, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। अब आइए इसके पार्ट्स देखते हैं। तो ब्लड को पहले 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो इसका मैट्रिक्स वाला पार्ट, यानी इसको कहते हैं प्लाज्मा। और दूसरा जो पार्ट है इसको कहते हैं ब्लड कार्पसेल्स। देखिए ये क्या है? ये मैट्रिक्स है, इसमें कोई सेल नहीं होती। और ये तो ब्लड की सेल है, टिश्यू सेल से बना होता है, तो ब्लड कार्पसेल्स है। अब ब्लड कार्पसेल्स, यहाँ ब्लड सेल ना कह करके ब्लड कार्पसेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऐसी कुछ सेल्स होती हैं, जैसे आरबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गई, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। और प्लेटलेट्स तो बल्कि कहा जाए तो ये सेल्स के फ्रैगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, इसीलिए उनको सेल से, हाँ, केवल डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन न्यूक्लियस भी इनका लोब्स में बटा होता है, थ्रेड लाइक होता है। तो कार्पसेल्स कहना ज्यादा सही रहता है। अब देखिए पूरे ब्लड का ये 50 से 55% भाग होता है, 50 to 55% प्लाज्मा होता है। और जबकि ब्लड कार्पसेल जो होता है पूरे ब्लड का, ये 40 से 45% होता है। ये 40 से 45% भाग ब्लड कैप्सूल्स ही बनाता है ब्लड का। और अब अगर आप देखें आगे, तो इसमें ब्लड कैप्सूल्स में को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको बांटा गया है। इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? इसमें 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक है रेड ब्लड कार्पसेल्स। अब ये रेड ब्लड कार्पसेल्स हो गई। उसके बाद यहां पर होती है व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। अब व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स के बाद जो तीसरा है, और ये है प्लेटलेट्स। आप अक्सर नाम सुने हैं ना प्लेटलेट्स का, जैसे डेंगू। जब हमें एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो जब बाइट करता है, काटता है, तो वह डेंगू वायरस को हमारे बॉडी में छोड़ देता है। अब डेंगू वायरस की वजह से प्लेटलेट्स जो कि 2.5 से 3 लाख तक होनी चाहिए, इसका काउंट घटना शुरू हो जाता है। ये 50-60 हजार पहुंच जाता है, तो पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में आ जाता है, उसके बॉडी में हेमरेज शुरू हो जाता है। तो प्लेटलेट्स अभी आपको और इसके बारे में हम बताएंगे। तो वही प्लेटलेट्स हैं। तो देखते नहीं आप, उस प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता, आप सुने होंगे अक्सर, कहते हैं प्लेटलेट्स का काउंट बहुत डाउन हो गया, तो उसको डॉक्टर प्लेटलेट्स चढ़ाए हैं।
तो ये हीट सेल्स को चढ़ाई जाती है। उसके बाद तो देखिए ये ब्लड यहाँ पर ये रेड ब्लड कैपिसल्स, व्हाइट ब्लड कैपिसल्स और प्लेटलेट्स। तो अब आइए, अब ये यहाँ पर जो आप व्हाइट ब्लड कैपिसल्स देख रहे हो, रेड ब्लड कैपिसल्स का दूसरा नाम तो इरेथ्रोसाइट्स भी है, इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। सब जब रेड ब्लड कैपिसल्स को बताएंगे तब उसके आगे वहां पर भी बताएंगे उसके बारे में। आइए अब आगे चलते हैं यहाँ पर। तो अब देखा जाए तो जो व्हाइट ब्लड कैपिसल्स हैं ये दो होते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई WBC है, इसका ये न्यूक्लियस है और या ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के बाद इसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में अगर ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, कण होते हैं, तो उसका नाम ग्रेन्युलोसाइट्स हो गया। लेकिन कुछ WBC ऐसे भी होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स कण नहीं होते। तो अब आइए यहां देखते हैं। एक तो हो गया, इसको बोलते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स, इसमें क्या होता है ना, इसमें कण नहीं होते। अब ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, इसको यहां हम लिख रहे हैं, ये तीन तरह के होते हैं। देखिए कलर विजिबल है, आपको कलर दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। देखिए अब ग्रेन्युलोसाइट्स तीन तरह के होते हैं। पहला एक तो है यहां पर यूसिनोफिल्स, उसके बाद है बेसोफिल्स, और जो तीसरा है वो है न्यूट्रोफिल्स। और अब देखो तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। इन सब के बारे में बाद में हम पढ़ेंगे कि कितना होता है। अच्छा यूसिनोफिल्स का तो आप अक्सर सुने रहते हो ना। ये देखो, आप कभी अगर आप बीमार पड़ते हो, आपको इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर लिखता है TLC, DLC, हीमोग्लोबिन कितना है। तो उसमें आप जब टोटल ल्यूकोसाइट्स देखते हैं कि WBC कितना है, क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है तो ये सब बढ़ जाते हैं। तो WBC में आपको अगर आप ब्लड की रिपोर्ट देखिए तो उसमें लिखा रहता है यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स कितना है। उसके बाद यहां पर आता है, यहां पर इस जगह पर एक आता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, दो तरह की होती हैं ये। मोनोसाइट्स पिक्चर देखने दिख रहा है, मोनोसाइट्स। तो देखिए WBC का अगर आप देखेंगे, आप अपनी रिपोर्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें टोटल पहले व्हाइट ब्लड सेल्स कितनी होनी चाहिए वो लिखा रहता है। फिर आपको ऐसे मिलेगा सब यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, क्योंकि ये WBC इन्फेक्शन होने पर इनका नंबर बढ़ जाता है। देखो आप अक्सर भी सुने होंगे आप, यूसिनोफिलिया हो गई, कहते हैं ना यूसिनोफिलिया हो गई, यूसिनोफिल बढ़ गया। 0 से 6% के बीच में यूसिनोफिल को होना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ इन्फेक्शंस की वजह से यूसिनोफिल्स का काउंट जो होता है ना ये बढ़ जाता है, 0 से 6% से ज्यादा हो जाता है। तो जुकाम बना रहता है, छींकें आती हैं, एलर्जी कंडीशंस के कैरेक्टर्स सिम्टम्स उसमें दिखते हैं, तो कहते हैं यूसिनोफिलिया हो गई। तो यूसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स हैं। तो इस जगह पर यहाँ पर हमने आपको पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड बताया, और ह्यूमन ब्लड्स का ये एक
चार्ट है। कभी कभी आप अगर आप मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट्स है जो क्लास 10th या 11th में है, तो उसमें दे देता है कि डब्ल्यू मतलब इसके पार्ट्स को बताइए, तब आपको ऐसे टेबल बना देना है कितने पार्ट्स होते हैं, और इन सबको आपको नाम याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन में पूछ लेगा कि इन सब के बारे में पूछ लेगा। तो क्या है ये लिम्फोसाइट, क्या है ग्रेन्युलोसाइट्स है कि ग्रेन्युलोसाइट्स है, क्या है। तो अब इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अब पहला चीज जो हम लोग पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा को डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा कैसे होता है। तो ये उसके बाद ब्लड कार्पेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर इसको पढ़ेंगे रेड ब्लड कार्पेसल्स। देखो रेड ब्लड कार्पेसल्स को ही शॉर्टकट में आरबीसी कहा जाता है, इसको आप याद रखिए। इसी को ये नाम बहुत दिन से आप पढ़ते चले, आरबीसी कहा जाता है। इसी को कहते हैं WBC कहा जाता है, और ये प्लेटलेट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं इसको। तो ये आरबीसी WBC के बारे में पढ़ेंगे, तो आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, और उसके बाद आपको हम प्लाज्मा को बताते हैं। इसको साफ करें, उसके बाद प्लाज्मा बता रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, जो अब देखते हैं कि जो ब्लड का जो पहला पार्ट था वो था प्लाज्मा। प्लाज्मा का स्ट्रक्चर हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप ब्लड के प्लाज्मा और उसकी ब्लड सेल्स को आप अलग करेंगे तो प्लाज्मा कैसे दिखता है? ये पेल येलो इन कलर में ये कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है, और हल्का पीला रंग का कलर इसका होता है। स्लाइटली एल्कलाइन, ये थोड़ा सा स्लाइटली एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, और इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.3 to 7.5 के आसपास ही रहता है। तो ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट, और नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है। तो कैसे होता है? हल्का पीले रंग का, क्षारीय होता है, मतलब एल्कलाइन होता है, पीएच इसका यही होता है, ब्लड का भी पीएच होता है। नॉन लिविंग होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये प्लाज्मा का नेचर, कलर हो गया। और इसके बाद देखा जाए तो प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर रहता है। आप इसे ब्लड का वाटर भी कह सकते हो। 90 से 92% तो वाटर ही है, और बाकी जो बच गया कितना, 8 से 10% में क्या होते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो अब 8 से 10% में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या रहता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में अगर ब्लड में सबसे ज्यादा अगर कोई कुछ पाया जा रहा है तो होती है प्रोटीन्स। और कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं? पहला है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गई, ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन हो गई। प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया। तो ये और भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, लेकिन जो मेन प्रोटीन्स होती हैं वह है एल्ब्यूमिन
ग्लोब्यूलिन्स, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन। आइए इनके बारे में देखते हैं इनका काम क्या है। ये सब क्या होती है? ये सब सोल्यूबल होती है, प्लाज्मा में घुली हुई रहती है, वाटर में घुली हुई रहती है और कोलाइडल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, जिससे प्लाज्मा वाटर से थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो एल्ब्यूमिन्स का काम क्या है? ये एल्ब्यूमिन्स जो होती हैं ये सबसे छोटी प्रोटीन होती हैं ब्लड की, यानी प्लाज्मा की, और सबसे ज्यादा पाई जाती है। एल्ब्यूमिन का एक काम ये होता है कि ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करती है। ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल करने मतलब ऑस्मो रेगुलेशन, यानी हमारे ब्लड में साल्ट और वाटर का बैलेंस को मेंटेन करती है। इसे ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। उसके बाद ग्लोब्यूलिन्स का भी काम यही होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी करती है और कुछ एंटीबॉडी बनाती हैं। एंटीबॉडी बनाती है, ये एंटीबॉडी हमें डिजीज इन्फेक्शन से बचाती हैं। तो ग्लोब्यूलिन्स, अभी आप कुछ दिन पहले कोरोना में सुना था ना कि प्लाज्मा थेरेपी, यानी प्लाज्मा में जो जब कोई कोरोना से इन्फेक्टेड पर्सन था और ठीक हो जाता था तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहती थी, और वो प्लाज्मा को निकाल करके एक किसी इन्फेक्टेड उसमें डाल देते थे तो उसकी रिकवरी हो जाती, ठीक हो जाते थे कि यही एंटीबॉडी है। तो ये ग्लोब्यूलिन्स ये काम करती है। जब आपको एंटीबॉडी वाले में आएंगे जब तब और डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी आप इतना समझते चलिए। देखिए प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो होता है ना, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग एक ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है। अगर आप ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस ना हो तो थोड़ी सी भी चोट लग जाएगी तो ब्लड बहता चला जाएगा और बहते बहते पूरा ब्लड खतरनाक डिजीज हो, इसको हिमरेस कहा जाता है या हेमोफीलिया कहते हैं इसको। ब्लड लगातार ब्लड बहता रहता है उसको हिमरेस कहते हैं, और इस डिजीज को हेमोफीलिया कहा जाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ये सारी प्रोटीन्स जो हैं, ये सब प्रोटीन सबसे लीवर में बनती हैं और लीवर से बन करके प्लाज्मा में आ जाती है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग, 4 तरह की प्रोटीन्स जो होती हैं ये ब्लड में बहुत ज्यादा पाई जाती है और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आते हैं। इसके अलावा ब्लड में के ऑर्गेनिक सब्सटेंस में अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है? ब्लड क्या करता है भाई? ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम होता है, एक तरह से हमने बताया ना कि ब्लड एक मालगाड़ी का काम करता है, ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। ये जरूरत की चीजों को एक जगह दूसरी जगह ले जाता है। जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में बना, लीवर से उस अमोनिया को यूरिया में चेंज कर दिया गया और यही ब्लड यूरिया को लेकर के किडनी तक ले आता है, छोड़ देता है। ऑक्सीजन को लंग से लेकर के और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे बॉडी से लेकर के पहुंचाता है। तो ये सब बहुत काम ब्लड करता है। तो ब्लड, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे कि हार्मोन्स भी ब्लड इसमें पाया जाता है। हार्मोन्स को कैरी करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा ही करता है। तो प्लाज्मा हार्मोन्स को कैरी कर, क्योंकि हार्मोन्स, मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ होती है? हमारे ब्रेन के सेलर टर्सिका में होती है। यहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गया। तो उन सारे हार्मोन्स को ब्लड ही अपने साथ लेकर के, ग्रेफिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गया, तो ये सारे हार्मोन्स को ओवरी तक पहुंचाने का काम या टेस्टिस तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड ही करता है। तो इसमें प्लाज्मा में हार्मोन्स भी होते हैं और देखा जाए तो कुछ ग्लूकोज भी रहता है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये सब कहाँ पाए जा रहे हैं? प्लाज्मा में पाए जा रहे हैं। फैटी एसिड, ये क्या है भाई? ग्लूकोज क्या है? जब कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है तो ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज में ब्रेकडाउन हो जाता है, और प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो जाती है हमारे इंटेस्टाइन में तो अमीनो एसिड में बन जाती है फैटी एसिड। ग्लिसरॉल हो गया। तो कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। विटामिन्स भी रहते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पाया जा रहा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारे ब्लड में,
तो वह है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट्स, ये हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। भाई अब आप अगर मुंह में कहीं चोट लग जाए तो अगर ब्लड आ जाता है तो आप देखो तो क्या होता है, नमकीन लगता है कि नहीं लगता ब्लड। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के क्लोराइड, सल्फेट, फास्फेट और ये सब पाए जाते हैं। बाइकार्बोनेट, ये सब ब्लड में रहते हैं। यानी पूरे मिनरल्स आपको ब्लड में जाकर मिनरल्स मिलेंगे। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ये सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद अब आता है इसमें कुछ प्लाज्मा में कुछ गैस भी डिसॉल्व रहती है, कुछ गैस डिसॉल्व रहती है। मतलब जैसे अगर आप देखो तो प्लाज्मा में जो डिसॉल्व होने वाली गैस है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो डिसॉल्व होती है, इसका अगर आप 100 ml प्लाज्मा रखोगे तो उसमें कम से कम 100 ml ब्लड में 5 ml जो होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व रहती है। कहने का मतलब यह है कि प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड का भी कैरी का काम करता है। वो क्या करता है, प्लाज्मा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहां तक ले जाता है, हमारे लंग्स तक ले जाता है पूरे बॉडी से। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको ये नोट कर लीजिएगा। क्योंकि हमारे प्लाज्मा में कौन सी गैसें, 3 गैसें इसमें घुली होती है। एक तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड 5 ml होता है। दूसरी चीज ये है कि 100 ml प्लाज्मा में 0.29% ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन कितना है, केवल देखिए बहुत कम क्वांटिटी रहती है क्योंकि हीमोग्लोबिन कैरी करने का काम करता है। तो ऑक्सीजन जो होती है केवल 0.5% जो होती है ये नाइट्रोजन डिसॉल्व रहती है, ये नाइट्रोजन डिसॉल्व रहती है। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा डिसॉल्व रहती है। 100 ml प्लाज्मा में 5 ml और 0.29% का ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है और 0.5% नाइट्रोजन डिसॉल्व रहती है। तो ये रहा, कुछ गैसें डिसॉल्व होती हैं। हाँ, और एक चीज और याद रखिएगा, एक तरह का कॉन्जुगेटेड पॉलीसैकेराइड होता है हिपैरिन। हिपैरिन हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है। और हिपैरिन ऐसा कॉन्जुगेटेड पॉलीसैकेराइड है जो जब तक ब्लड ये एक्टिव रहता है, ब्लड कभी भी क्लॉट नहीं करता, ब्लड जमता नहीं है। इसीलिए हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड बहता रहता है। तो हिपैरिन की वजह से, एंटीकोगुलेंट्स कहा जाता है इसको, हिपैरिन की वजह से ब्लड कभी क्लॉट नहीं करता। लेकिन जब बाहर चोट लग जाती है, जब ब्लड बाहर आता है तो हिपैरिन को इनएक्टिव कर दिया जाता है। तो क्लॉटिंग के मैकेनिज्म होती है, इसको आपको हम ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म आपको बाद में बताएंगे। तो ये हिपैरिन भी कहां पाया जाता है, हिपैरिन भी ब्लड में ही, ब्लड के प्लाज्मा में ही घुला रहता है। तो ये हमने आपको आपके साथ में पढ़े कि प्लाज्मा क्या है। ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड कार्पसेल्स। तो ये प्लाज्मा के बारे में थोड़ा बहुत हमने आपको बताने की कोशिश किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताएंगे ब्लड कार्पसेल्स के बारे में। हाँ, एक चीज छूट गई है, उसको भी आप जान लीजिए कि जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं हमारे ब्लड में, वेस्ट मटेरियल्स भी पाया जाता है और वो भी प्लाज्मा में ही डिसॉल्व रहता है। अब वेस्ट मटेरियल्स में क्या क्या होता है इसको भी आप जान लीजिए कि जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स में यूरिया मिलता है। अब भाई यूरिया कहां से, जो हमारे अंदर अमोनिया बनती है उसको हमारा लीवर यूरिया में तोड़ देता है और फिर ये यूरिया को लीवर से प्लाज्मा ही लेकर के इसको किडनी तक छोड़ता है। यूरिया मिलता है, यूरिक एसिड भी पाया जाता है। यूरिक एसिड ये सब क्या है, एक्सक्रीटरी मैटर है, वेस्ट मटेरियल्स है। इसके अलावा क्रिएटिनिन भी पाया जाता है।
क्रेटीन पाया जाता है और क्रेटिनिन भी पाया जाता है। टिनिन, ये क्या होते हैं? ये सब वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। अगर हमारी किडनी कभी ठीक से फंक्शन नहीं करती तब आप देखोगे क्रिएटिनिन और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, यूरिया भी बढ़ जाता है। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज अगर उनको है, अगर उनकी किडनी काम नहीं कर रही है, अगर उनका आप यूरिन टेस्ट देखिएगा तो उसमें क्रिएटिनिन और क्रिएटिन ये बढ़ा हुआ रहता है, यूरिया रहता है, यूरिक एसिड रहता है। कभी कभी किडनी और फंक्शन नहीं करती तो यूरिया का लेवल और बढ़ जाता है, तो उस डिजीज को यूरेमिया कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स भी हमारे प्लाज्मा क्या करता है, कैरी करने का काम करता है, उसको ढोने का काम करता है। तो ये सब चीज़ें आपको हमने बताया। और अब इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 3 में ब्लड कार्पेसल्स को लेकर के चलेंगे। रेड ब्लड कार्पेसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पेसल्स सबको बताएंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से 1-2 बार जरूर पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ये हर बायो की जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वह हाई स्कूल के हैं, इंटर के हैं, नीट की तैयारी करने वाले हैं, तो ये सब में काम आने वाला है। थैंक यू।